तो चलिए देखिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऑलमोस्ट डिराइव कर लिया था कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हेन आई राइट इट, तो ये आप लोगों ने लिख लिया था कि इट इज डी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये फाइनली जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन आपने लिख लिया था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अगेन फिर जब मैंने आपसे कहा था कि ये ए और बी ये भी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में मेजर की गई होंगी, है ना? बिकॉज वेलोसिटीज आर ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम। तो जब भी कभी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आपको ए और बी की वेलोसिटीज पहले किसी एक कॉमन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। और वो कॉमन इनर्शियल फ्रेम क्या है? व्हाट इज दैट कॉमन इनर्शियल फ्रेम? दैट कॉमन इनर्शियल फ्रेम जनरली हम ग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास डेली डेली के डे टू डे लाइफ में जनरली चीजें ग्राउंड पे खड़े होकर ही ऑब्जर्व करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में ज्यादातर टाइम हम ग्राउंड पे ही खड़े होते हैं या किसी ऐसी चीज पे खड़े हैं जो रेस्ट में है। तो अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये आपको किसी एक ऐसे फ्रेम पर खड़े होकर लेनी है, कॉमन फ्रेम होना चाहिए पहले तो, दैट शुड बी कॉमन फ्रेम। और दूसरा ये कहा गया कि दैट फ्रेम शुड बी इनर्शियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट फ्रेम शुड बी इनर्शियल, है ना? तो ऐसा क्यों, मतलब मुझे बताइए व्हाई इट इज लाइक दिस, ऐसा क्यों होना चाहिए? कॉमन फ्रेम है ये तो समझ में आता है, बट दैट शुड बी इनर्शियल। अगर इनर्शियल ना हो तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन इफ दैट इज नॉट इनर्शियल? और इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम हम कहेंगे जिनका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। जिनका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। तो पहली चीज तो हमें दो चीजें समझनी है डीपली। एक तो ये कि अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो क्या दिक्कत है, और दूसरा ये कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं तो क्या ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है एक्चुअल में? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है या नहीं? कितने लोग कहते हैं है इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड? दीक्षा कह रही है ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है। दीपांशु भी कह रहा है कि इनर्शियल फ्रेम है। और लोग बताइए। ठीक है, खुशबू भी कह रही है। फाइन, तीन लोगों ने हाथ उठाए अभी तक। खुशबू, दीपांशु, दीक्षा। दीक्षा, केवल तीन लोगों ने हाथ उठाए अभी तक। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? रिया, रिया ने हाथ उठा दिया है। तो टोटल कुल मिला के पांच लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है कि यस सर, ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है ना? ग्राउंड एक्सेलरेटेड नहीं है। ग्राउंड तो सर रेस्ट में है, देखो रेस्ट में दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपको यूनिवर्स में ले जाऊं, स्पेस में, ठीक है, तो जब आप यूनिवर्स में जाएंगे स्पेस में तो आपको सन के अराउंड, अब आप आपको एक्सेलरेशन, आपको ग्राउंड रेस्ट में क्यों दिख रही है? क्योंकि आप ग्राउंड पे ही खड़े हैं। हम जब किसी चीज पे जाके खड़े हो जाते हैं तो वो चीज हमेशा हमें रेस्ट में दिखाई देती है। ये मान के चलिए आप।
आप करके देख लेना कभी। आप क्या करना, आप एक चलती हुई ट्रेन में जब बैठे हो या बस में बैठे हो, आप बाहर मत देखना, आप केवल और केवल नजरें उस बस या ट्रेन के अंदर ही बना के रखना। तो आप देखोगे कि वो बस और ट्रेन पता ही नहीं चलेगा आपको कि चल भी रही है या नहीं चल रही है। आपको वो बस या ट्रेन चलती हुई अपियर तभी होती है जब आप उसके आसपास की चीजों को देखते हैं। जब आप उसको उसके आसपास की चीजों को देखते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ हाँ अब मतलब मोशन में है ये। यस और नो। लेकिन अगर आप उस बस पे बैठ जाएं और बाहर ना देखें, केवल बस में ही चारों तरफ से मान लो बस को ढक दिया जाए और एकदम ट्रेन को ढक दिया जाए, और ट्रेन का जो आपका ट्रैक है दैट इज वेरी स्मूथ, तो आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलता कई बार कि ट्रेन चल भी गई कि नहीं। आपने रेलवे स्टेशन पे कभी ये नोटिस किया हो। और ट्रेन चल रही है कि नहीं ये पता कैसे करते हैं हम, बाहर देख करके, हाँ हाँ चल दी चल दी ट्रेन चल दी। कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि ट्रेन आगे जा रही है या पीछे जा रही है। और वो कब पता चलता है, जब बाहर की चीजों को हम देखते हैं, है ना। बाहर की चीजों को हम देखते हैं और बाहर की चीजें जब हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें ये बात कि जब बाहर की चीजें आपको पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं तब आप कहते हैं कि ट्रेन चल दी। और एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये नहीं दिखाई देता कि ट्रेन आगे जा रही है, आपको ये दिखता है कि आसपास की चीजें पीछे जा रही हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली भी तो यही है। लेकिन ये कौन कहता है कि ट्रेन आगे जा रही है, जो ग्राउंड पे खड़ा है। तो वो कहता है कई बार कि ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन आगे चल दी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रेन को बाहर से खड़े होकर देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है कि ट्रेन चल रही है। लेकिन सोचो अगर पूरी दुनिया ट्रेन के अंदर हो, पूरी दुनिया ट्रेन के अंदर हो, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर पूरी दुनिया ट्रेन के अंदर हो, फिर अगर ये पूछा जाए कि बताओ ट्रेन चल रही है या जो सामने वो बिल्डिंग है वो पीछे चल रही है, तो आंसर क्या करेगी पूरी दुनिया, क्या कहेगी, ट्रेन आगे चल रही है या बिल्डिंग पीछे जा रही है। बताइए। बताइए बेटा। सर उस टाइम पे कहेगी बिल्डिंग पीछे जा रही है। बिल्डिंग पीछे जा रही है और लोग उसी को सच मान लेंगे, है ना। तो दिक्कत ये है कि हमारी साथ कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उन्हीं चीजों को सच मानने लग जाते हैं जो चीजें सब बोल रहे हैं, जो चीजें सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन वी से कि जो अर्थ है वो आपकी रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसको जब फिजिक्स डेवलप हो रही थी, जब एस्ट्रोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि भाई जाके चीजें पता चल पाए, तो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि अर्थ तो रेस्ट में ही है। तो अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि अर्थ सबको ही रेस्ट में लग रहा है। अर्थ जो है वो सबको, ज्यादातर लोग अर्थ पे खड़े रहते हैं। तो अर्थ एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया सबके लिए कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, इसकी वेलोसिटी भी क्या है अर्थ की, जीरो। ठीक है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में अर्थ को क्या मान लिया कि भाई ये एक इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई, लोग स्पेस में गए और ये प्लानिटरी मोशन डेवलप हुआ, ठीक है, और जब ये समझ आया कि नहीं यार अर्थ तो सन के चारों तरफ घूम रही है गोल गोल, है ना। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है, हम इस अर्थ को अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में माने, तो अब आपने पढ़ रखी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव होती हुई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता है? आंसर हाँ इज नो, जीरो नहीं होता। सर, देन इस कंसेप्ट में तो कोई भी चीज इनर्शियल नहीं होती, हर एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। यस यस। इसीलिए इसीलिए जो है
ये प्रॉब्लम आई लोगों के सामने कि भैया फिर इनर्शिया माने किसको, हर चीज मूव कर ही रही है किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। तो फिर आज फिजिक्स में अर्थ को इनर्शियल फ्रेम क्यों लेते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो जनरली नहीं डिस्कशन करते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन में, और हम कह देते हैं अर्थ रेस्ट में है, और हम सीधे सीधे जल्दी न्यूमेरिकल पे पहुंच जाते हैं। जबकि अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी कि फिर क्यों आखिर हम इस अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हुए यहाँ अर्थ के रेस्पेक्ट में सारी वेलोसिटीज लिख रहे हैं, है ना। तो एक रीजन तो इसका ये है कि देखो कि हमें अल्टीमेटली अपनी रोजमर्रा के जीवन को इजी बनाना है और अपनी रोजमर्रा की चीजें ठीक करनी है ना। तो हम एक ऐसे कॉमन फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं जो सबके लिए सेम हो, ठीक। अब एस्ट्रोनॉट तो कितने हैं, दो चार हैं, ऊपर जाएंगे आसमान में, कभी कभार जाएंगे, पर हमारी और आपकी लाइफ किससे चल रही है, दोनों ही अर्थ पे हैं। और अगर दोनों अर्थ को रेस्ट में मान लें तो हमारे दोनों के परसेप्शन सेम आएंगे, और दोनों के परसेप्शन अगर सेम आ रहे हैं तो हम दोनों एग्री कर जाएंगे इस चीज पे कि भाई ठीक है अर्थ को रेस्ट में मान लो, क्या दिक्कत है, जो बात आप कह रहे हो वही बात मैं कह रहा हूं। तो बहुत सारे लोग मिलके ये वही बात होगी कि ट्रेन में अगर पूरी दुनिया आ जाए और कल को ये कहने लग जाए बिल्डिंग पीछे जा रही है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, बताओ होगी किसी को दिक्कत, या सुनो, किसी को दिक्कत नहीं होनी है, सब ये कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, अर्थ पीछे जा रही, बिल्डिंग पीछे जा रही, कोई बात नहीं, यस सर। है ना। लेकिन साइंटिस्ट इस तरीके के आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ये कहते हैं नहीं नहीं यार ये सब देखो ये मत बताओ, ऐसे तो दुनिया ये कहे कि भाई मतलब जो है, दुनिया तो ये भी कहती थी एक टाइम पे कि अर्थ के चारों तरफ पूरी दुनिया चक्कर काट रही है, पर इस रॉन्ग अजम्पशन की वजह से साइंटिस्ट कभी भी सेटिस्फेक्शन में बिलीव नहीं करते कि भाई बस हमें अच्छा लग रहा है तो अब कुछ नहीं चाहिए हमें, अगर ऐसे हो जाए साइंटिस्ट तो नई डिस्कवरी ही ना हो, है ना। यस सर। साइंटिस्टों का तो काम ही यही है कि जो सही है वो पता करना, ना कि जिसमें सबको सेटिस्फेक्शन हो रहा है उस चीज को सही मान लेना। तो फिर ये डिबेट छिड़ी कि भाई अर्थ को इनर्शियल फ्रेम क्यों लें हम, ठीक है। तो ध्यान से समझो इधर बेटा, अब इसका आंसर आपको बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। वैसे तो अभी पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं, मैं अगर इसको डिस्कस भी करूं, न्यूटन ने इसको जाके बताया कि क्यों अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम, अर्थ है नहीं इनर्शियल फ्रेम, लेकिन क्यों अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ को अगर इनर्शियल फ्रेम ना माने और मान लें तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके क्या आ रहे हैं, सेम। मैथमेटिकली न्यूटन ने प्रूव किया, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर एक बस को जो कि आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है कुछ, ठीक है, और अगर मैं इसको इनर्शियल मानकर कैलकुलेशन करूं तो मान लो मुझे रिजल्ट मिला R1, और इसको नॉन इनर्शियल मानकर कैलकुलेशन करूं तो रिजल्ट मिला R2, तो R1 इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम R2, ठीक है। इसीलिए हम रैंडमली किसी भी चीज को इनर्शियल नॉन इनर्शियल नहीं मान रहे, ठीक है। लेकिन अर्थ के यस। केस में न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया कि अगर मैं अर्थ को इनर्शियल मान लूं और फिर कोई रिजल्ट ऑब्टेन करूं वो मिला R1, और फिर इसको नॉन इनर्शियल मान लूं और फिर एक रिजल्ट ऑब्टेन करूं तो रिजल्ट मिल रहा है R2, और उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया कि R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R2। सो इट इज वेरी सेफ टू टेक द अर्थ एज ए इनर्शियल फ्रेम मैथमेटिकली। बट अगर स्ट्रिक्ट सेंस में पूछे कोई तो स्टिल वी विल से दैट अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर अर्थ को हम ले भी लें
इनर्शियल, तो हमारा जो रिजल्ट है फाइनल उसमें कोई चेंज ज्यादा मेजर नहीं आएगा, वो हमें सेम ही कैलकुलेशन देगा। सो दिस वाज द इंस्टेंस। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या रिजल्ट है, वो हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपसे कोई कहे कि अर्थ इनर्शियल है नॉन इनर्शियल, तो आप आंसर करेंगे अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट वी कैन ट्रीट इट एज अ इनर्शियल फ्रेम बिकॉज it gives almost same result as given when it is assumed as a non-inertial। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? लेट मी अलाउ यस सर। दीक्षा टू स्पीक। बताएं दीक्षा। सर बीच में आपकी वॉइस कट गई थी, तो एक बार ये बता दो, ग्राउंड को आपने इनर्शियल कहा या नॉन इनर्शियल? ग्राउंड स्ट्रिक्ट सेंस में नॉन इनर्शियल है। अगर आपसे कोई आज पूछे कि बताओ दीक्षा ग्राउंड क्या है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, तो आप कहेंगे कि सर ग्राउंड वैसे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये सन के चारों तरफ चक्कर काट ही रहा है, तो इसमें ये मोशन कर ही रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम स्पेस में जाके अर्थ को देखते हैं। तो अर्थ भी हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, और अर्थ पे खड़े होकर जब हम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन इसको हम जनरली सर मैकेनिक्स में इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनर्शियल मानकर जो रिजल्ट मिल रहा है और नॉन इनर्शियल मानकर जो रिजल्ट मिल रहा है, जो हमारे आसपास के फिनोमेना है, उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। वो ऑलमोस्ट हमारे जब हम देखते हैं तो सेम आते हैं। तो जब इनर्शियल ओके सर। मानने और नॉन इनर्शियल मानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम एक कोई कॉमन चीज तो लेंगे ना जिसको हम इनर्शियल माने, अदरवाइज तो किसी भी चीज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपने कह दिया कि जी वी ए माइनस वी बी, फिर आपसे पूछा जाएगा तो जी वी ए वी बी किसके रिस्पेक्ट में है, फिर आप कह दोगे जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछा जाएगा बोला जी ग्राउंड, ग्राउंड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, तो हम ग्राउंड की वेलोसिटी को यूनानिमसली क्या ले लेते हैं, जीरो। और फिर आपसे कोई कहे नहीं नहीं ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, ग्राउंड तो देखो घूम रहा है सन के चारों तरफ से, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ग्राउंड की उस वेलोसिटी को कंसीडर भी कर लो, तो भी जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएंगे एज कंपेयर टू द रिजल्ट्स जब ग्राउंड को हम इनर्शियल मान लें। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। हाँ। तो ये मैथमेटिकली न्यूटन ने प्रूव किया, और ये भी बताया कि ऐसा केवल और केवल आप अर्थ के लिए कर सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मली किसी और चीज के लिए करके देखोगे तो ये रिजल्ट मैच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने नॉन इनर्शियल से लगा दिया तो आपके रिजल्ट कुछ अलग ही आएंगे, और इनर्शियल पे लगाया तो रिजल्ट अलग आएंगे। तो हम ये प्रॉब्लम देखेंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे। तो न्यूटन ने सबसे पहले तो यही चीज शॉर्ट आउट की कि इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, इस अर्थ पे जो कुछ भी चल रहा है, उसको हम सभी लास्ट में अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान के करेंगे जिसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, नहीं तो ये डिबेट खत्म ही नहीं हो रही थी। सब कह रहे थे कि अच्छा अर्थ भी किसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, अर्थ भी तो घूम रही है, फिर उसका रिलेटिव मोशन, तो ऐसे तो रेस्पेक्ट 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 चलते चले जाएंगे। तो न्यूटन ने वो डिबेट खत्म कर दी और बोल दिया कि भाई अर्थ पे ही खत्म हो जाना है, अर्थ की वेलोसिटी को जीरो ले लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो नहीं भी लोगे तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली आई कैन प्रूव दिस, ठीक है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो क्या दिक्कत है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ले सकते हैं? जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ एक बहुत ही सिंपल सी चीज कि यहाँ पे एक आदमी है और वो एक कार में बैठा हुआ है, लेट अस सपोज, और इस कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी इनिशियल स्पीड है जीरो, ठीक है, कार की। और अब यस। मुझे यहाँ पे दो पर्सन है ए और बी, ये ग्राउंड पर है, ठीक है।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो दूसरा है बी, इसकी वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरे पास चॉइस है बेटा, ध्यान से देखना, एक तो ग्राउंड है फ्रेम और एक ये कार है फ्रेम। यस सर। एक बार रुकना बेटा, मैं जरा इसको स्पीकर मैं इसमें ना वीडियो वो कर रहा हूँ ताकि बाद में रिकॉर्डिंग में आपको सही से दिखाई दे। मल्टीप्लेयर, मल्टी स्पीकर, गैलरी स्पीकर, क्योंकि अगर आप जैसे बीच बीच में आवाज आएगी तो ये स्क्रीन चली जाएगी आपकी, फिर आप दिखाई देंगे केवल। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब आपके पास दो चॉइस है, एक तो ग्राउंड है और एक आपके पास चॉइस है कार की। ठीक है, दो फ्रेम है आपके पास अवेलेबल, और मैं इन दोनों का रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब मैं ये पता करना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए if b is assumed to be in rest। ठीक है, मतलब अगर मैं ये मानना चाहूं कि b रेस्ट में है तो उसको a कितने से आता हुआ दिखाई देगा। इसका एक मतलब ये भी है, वेलोसिटी ऑफ a appears to be, तो इसका क्या हो गया, कौन है? सर छोटी बच्ची है, मतलब आई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए, velocity of a appears to b, ध्यान से देखिए। तो अब इसका फॉर्मूला आपने कहा था कि सर ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और इन दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन फ्रेम। अब वो कॉमन फ्रेम में क्या लूं, ग्राउंड लूं या कार लूं, ग्राउंड लूं या कार, और एक और कार मान लेता हूं मैं। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप यहाँ पे देखें। एक तो ग्राउंड हो गया, एक एक्सेलरेटेड कार हो गई, और एक मैंने कार और ले ली जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। मान लो इसकी वेलोसिटी है v नॉट। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कार आपकी ये कार आपकी 2 हो गई और ये कार 1। तो मेरे पास एग्जैक्टली 3 फ्रेम है, एक तो ग्राउंड है, एक कार 1 है, एक कार 2 है। अब मैं यहाँ पर जो ये कॉमन फ्रेम लेना चाह रहा हूं वो मैं किसको लूं बताइए। सर ग्राउंड। सबसे पहले ग्राउंड लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब मैंने ये वैल्यूज रखी तो आंसर मिला मुझे 2 माइनस 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो ये बी है, जो ये बी है, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं इसको रेस्ट में मान लूं तो इसको जो ए है वो किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 1 1 मीटर पर मीटर। सेकेंड से। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, म्यूट रखेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा माइक म्यूट रखें, मैं जब बोलूंगा आपको तब आपको अनम्यूट करना है। ठीक है, और तुरंत के तुरंत आप माइक को म्यूट कर लें ताकि स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिखती रहे सभी बच्चों को, है ना। तो जब मैं आपसे कहूं उस समय आप अनम्यूट करें और फिर आप अपना आंसर पुट करें। तो देखो ये 1 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखेगी, और मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके बीच में जो सेपरेशन थी वो आपकी 10 मीटर थी मान लो। तो अब ये जो 10 मीटर की डिस्टेंस है,
ये तो रेस्ट में अज्यूम कर रहा है अपने आप को, और अब ये दिख रहा है इसको 1 मीटर से आता हुआ। तो कितनी देर बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ए है वो बी को पकड़ लेगा, आप बताइए आंसर इसका। सर 10 सेकेंड्स में 10 मीन्स। सेकेंड, वेरी गुड। 10 / 1, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि टाइम अकेली एक ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम मतलब किसी भी जगह से किसी के भी रेस्पेक्ट में आप देख लो, दो इवेंट के बीच में लगा टाइम हमेशा हर जगह सेम आएगा। मतलब ए का बी को पकड़ना ये एक इवेंट है, और इस इवेंट में जो टाइम लगा वो आप चाहे किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा आपका सेम। तो दिस शुड बी 10 सेकेंड। लेट्स वेरीफाई दिस रिजल्ट। अब अगर मैं सेम सिचुएशन कार 2 के रेस्पेक्ट में अगर एनालाइज करना चाहूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन अब मैं ये दोनों वेलोसिटीज आपकी इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा कार 2 के रेस्पेक्ट में। ध्यान समझना बेटा, कार 2 के रेस्पेक्ट में। तो अब ए की वेलोसिटी कितनी है बताइए, ए की वेलोसिटी। सर 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अब इसको भी फर्दर जब आप तोड़ोगे, VA2 VB2, तो ये कैसे टूटेगा, VA VA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना बेटा, VA माइनस V2, और ये किस पे टूटेगा, माइनस VB माइनस। माइनस V2। यस और नो। यस। यस सर। और अब ये दोनों वेलोसिटी फिर से मुझे कॉमन फ्रेम के उसमें लिखना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। तो लास्ट में जाके ऐसे ही जब तोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में जाके बात किस पे खत्म होगी आगे बताइए, ग्राउंड। ग्राउंड पे। और अगर ग्राउंड पे ना भी खत्म करनी हो आपको, अच्छा ग्राउंड पे खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तोड़ते जाएंगे तो बात फाइनली किस पे खत्म होगी आगे, ग्राउंड पे। यस और नो। यस सर। तो जब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो V2G है, V2G ये कैंसिल आउट हो गया, यस सर। और जब आपका ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फिर से कितना बना, VAG माइनस VBG, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2 वन माइनस मीटर 1, पर दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। यस और नो। यस सर। यानी कि अगर आप कार 2 में बैठकर भी इन, अच्छा अब कार 2 के हिसाब से बताओ, कार 2 के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ऑफ कॉलिजन कितना होगा बताइए, टाइम ऑफ कॉलिजन सर कार, मीन्स कार टू आगे है मीन्स कैसे है? हाँ बेटा, कोलिजन किससे करना है? ए सर और सेम बी होगा आपस में टेन कब सेकेंड। मिलेंगे ये टाइम बताना है। तो 10 सेकेंड। कार 2 में बैठा हुआ आदमी भी क्या कहेगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 10/1, ठीक है ना। तो इसका मतलब कार 2 में बैठकर भी अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं इसको इनर्शियल कॉमन फ्रेम मान लूं, इनर्शियल कॉमन फ्रेम अगर मैं मान लूं, तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आप इस पे आ जाइए, लेट अस सपोज, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं यहां पर कॉमन फ्रेम जो है कार 2 को ना मानकर कार 1 को मान लेता, इसको मान लेता कार 1 को, तो जब आप अब ये लिखते कि VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो यहां पर कार 1 आप लिखते लाइक दिस, VA माइनस VB। इज दैट क्लियर। यस और सर। इसको जब फर्दर आप तोड़ते तो ये कितना आता,
VA माइनस V1 माइनस VB माइनस V1। VB माइनस V1। ठीक है। और अब ये जो वेलोसिटीज आप दोगे, ये अगेन किसके रेस्पेक्ट में लिखोगे आप? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब आप इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे किसी भी टाइम पर, तो आप ध्यान से देखिए, ये V1G और V1G आपस में क्या होने वाला है? कैंसिल आउट। क्या होने वाला यस है? यस सर, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली यहां पर भी क्या मिल जाएगा? VAG माइनस VBG। VB। तो ये तो हमें क्या मिल गया कि इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे आप कोई भी फ्रेम में चले जाएं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, रिलेटिव मोशन की जो एनालिसिस है उस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनर्शियल होना कोई जरूरी नहीं है। सो इट मींस एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन जब आप कर रहे हैं और जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं VAB, तो VA माइनस VB, तो ये जो वेलोसिटीज जब आप लिख रहे हैं वो बस एक कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। दैट कॉमन फ्रेम मे बी इनर्शियल और मे बी नॉन इनर्शियल। इज दैट क्लियर बेटा? बोलिए, क्या ये क्लियर है? यस सर। बताइए। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट मी नो। यस। यस, ठीक है। तो वेलोसिटीज के केस में तो हम बस केवल ये कह देंगे कि कॉमन फ्रेम आपको होना चाहिए, वेदर दैट फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल डजंट मैटर। ठीक है। आगे जब एक चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, आगे पढ़ोगे जब आप, तो लॉज ऑफ मोशन केवल वैलिड होंगे आपके इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है। जो भी आप इनर्शियल फ्रेम लगाएंगे दैट आर वैलिड इन ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के एप्लीकेबल नहीं होते। तो वो हम सब पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। बट फिलहाल हमने ये सीखा कि रिलेटिव मोशन की दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मोशन को आप किसी भी फ्रेम के साथ एनालाइज कर सकते हो, वेदर इट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है। बट वो कॉमन होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी की वेलोसिटी कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही निकालनी है। ऐसा नहीं करना है कि ए की वेलोसिटी निकाल ली कार 1 के हिसाब से और बी की वेलोसिटी निकाल ली कार 2 के हिसाब से, और फिर दोनों की डिफरेंस कर रहे हैं, तब फिर आंसर गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है। सर हाँ बताइए। बोल रहे कि मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी में होता है कि मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी को लिया और उससे जो ए की वेलोसिटी आई। हाँ बिल्कुल वही मतलब है उसका, एक्चुअल में वही मतलब है कि देखो, जैसे ये ए चल रहा है, ध्यान सुनना बेटा, ये ए चल रहा है और ये बी चल रहा है इधर। एक्चुअल में बीएबी का मतलब क्या है? जैसे आप कहो कि भाई बीएबी है क्या, तो एक्चुअल में बीएबी क्या है कि आप बी को फोन करो, इसके पास फोन होगा, आप बी को फोन करो और आप बी से कहो कि भैया बताओ तुम्हें ए की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है। तो ये बी जो आंसर करेगा ना आपको, उसी मान लो बी कह रहा है मुझे तो यार ए जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिख रहा है मेरी तरफ। तो ये जो बी से तुमने पूछा वो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन मान लो अगर कोई एक आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रेस्ट में, ठीक है, यही फोन करके बी से पूछ रहा है और इसको जो बी है वो दिखाई दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ और ए दिखाई दे रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ। तो जब ये आदमी से पूछोगे तुम, तो ये तो कहेगा कि बी कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ में रेस्ट में खड़ा हुआ है चुपचाप।
लेकिन अगर आप कहोगे कि बी से ही पूछोगे कि तुम बताओ ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, तो इस वाले को ए की वेलोसिटी दिख रही है 3, लेकिन जब बी से पूछोगे तो वो आंसर क्या निकालेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो जब आप कैलकुलेट करते हो तो वी ए माइनस वी बी और ये ग्राउंड की कॉमन फ्रेम में जो डेटा दिया है वो यूज कर लेते हो, और ये बनता है 3 - 2 दैट इज 1। यानी कि जो बी तुम्हें आंसर बताएगा वो क्या बताएगा कि मुझे तो ए जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, तो चलिए ये आपका था सारा थ्योरी। अब आप ये समझिए कि जब आपने इतनी चीजें कर ली, अगर आपने अच्छे से समझ लिए आपको, तो देखो अब कितना आसान हो जाती हैं चीजें। एक बार अगर आपको ये चीज पता लग गई तो किस तरीके की चीजें आप अब तुरंत बता सकते हैं, खट खट जल्दी से बताइए अब मुझे। अब आप लोग एक्टिवली होके बताएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आदमी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ए है ये, और ये बी है। जब कुछ ना कहा जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट ये लेना है कि ये जो वेलोसिटीज है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और जब इन्होंने चलना शुरू किया, जिस इंस्टेंट पर दोनों ने चलना शुरू किया एक साथ, और इनके बीच की डिस्टेंस थी आपकी 20 मीटर, तो अब आपको ये बताना है कि कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा। कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा, बताइए। पकड़ भी पाएगा कि नहीं? यस सर, पकड़ पाएगा। कितनी देर सर बाद 4 पकड़ लेगा सेकंड। बताइए। सर हाँ, 5। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को। सर 4 सेकंड। 4 सेकेंड के बाद, हाँ सर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, जल्दी से मुझे बताएं कैसे किया आपने ये क्वेश्चन। Sir, distance by relative speed. डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस है 20 और रिलेटिव स्पीड कौन सी निकाली? सर मतलब मतलब ये कि ए के रिलेटिव में बी की स्पीड निकाली है, बी के रिलेटिव में ए की निकाली? वी के रिलेटिव में एक स्पीड। सर वी ए माइनस वी बी। हाँ, वी ए माइनस वी बी किया या वी बी माइनस वी ए किया? VA minus VB. वी ए माइनस वी बी, ये सुनो, ये एक्चुअल में पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से अगर आप इसको देखो। हमें बी को पकड़ना है, तो बी अगर रेस्ट में होता तो बहुत इजी होता हमारे लिए। बी अगर रेस्ट में होता तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि बी रेस्ट में है, तो बी को रेस्ट में मानते हुए ए की वेलोसिटी कितनी आएगी? 5. एक्चुअल में इसी चीज को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए अज्यूमिंग बी इन रेस्ट। मतलब इस बी को ए अपनी तरफ किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ ए अपीयर्स टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए अज्यूमिंग बी इन रेस्ट, अज्यूमिंग बी इन रेस्ट। तो यहां पे अगर ये रेस्ट में है तो अब ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, 20, और अब इसको टाइम जो लगेगा यहां तक पहुंचने में वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिस स्पीड से ए आ रहा है दैट इज वी ए बी। और अब आप इसको क्या लिख देते हैं, 10 - 5 दैट इज 4 सेकेंड। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या 4 सेकेंड के बाद मैं आपसे अगर ये पूछूं, जब ए ने बी को पकड़ा तो स्टार्टिंग पॉइंट ए का यहां पर था, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर ए बी को पकड़ लेगा, बताइए। 40 मीटर. 40 मीटर। 40 मीटर, क्योंकि यहां से चल के अल्टीमेटली कितनी देर चलना है इसको, 4 सेकेंड तक, तो ये कितनी दूर जाएगा यहां से, 40। 30 मीटर। 4 सेकेंड में ये ए यहां पहुंचेगा और बी यहीं तक पहुंच पाएगा, तो हम कहेंगे कि
इस जगह पर ए ने बी को पकड़ लिया, तो ए से वो डिस्टेंस है 40 मीटर दूर और बी से वो डिस्टेंस है 20 मीटर दूर। ये सारे क्वेश्चन आप बिना रिलेटिव मोशन के भी कर सकते हो। जैसे यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहता बिना रिलेटिव मोशन के करके बताओ, क्योंकि जब तक आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल जाता जो नॉर्मली करना डिफिकल्ट है, रिलेटिव मोशन से इजीली हो जा रहा है, तब तक रिलेटिव मोशन अच्छा नहीं लगेगा आपको। इस क्वेश्चन में जहां इनिशियल सेपरेशन 20 मीटर था और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मैंने आपसे ये पूछा कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा, ए बी को पकड़ लेगा। तो मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि टी टाइम के बाद ए बी को पकड़ लेगा, तो टी टाइम के बाद मान लो ये बी चल पाया केवल इतना, और इतनी देर में ये ए भागता हुआ इधर आ गया, तो इसी टाइम टी नॉट पर जाकर ए और बी एक साथ आ गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइम टी में जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी दैट इज दिस वन, और जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। तो बाय ज्योमेट्री आई कैन से दैट xa माइनस xb इज इक्वल टू कितना आएगा 20। और अब इस xa को मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम माइनस स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम इक्वल टू 20। तो टाइम यहां से कितना आ गया 20/10 माइनस 5 विच इज 4 सेकेंड। क्या कहीं पर भी हमने रिलेटिव मोशन का नाम लिया या रिलेटिव मोशन यूज किया? No, sir. नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो गया मोशन इन 1D के कंसेप्ट से। और अगर रिलेटिव मोशन से करना था, मतलब मैं चाहता था कि यार दो चीजें चल रही हैं तो कोई एक रुक जाए, और रिलेटिव मोशन इसी में तो हेल्प करता है कि अगर दो चीजें एक साथ चल रही हैं और दोनों को एक साथ हम नहीं देख पा रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है यार, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक को रेस्ट में करना चाहते हैं, हम सोचते हैं एक को रोक लो और फिर बी के मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये जो रोकने की पावर है ये बेसिकली रिलेटिव मोशन देती है आपको, और जिसको रोक कर आपको देखना है आप उसी के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो, और फिर सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किसको कितना टाइम लगा क्या करने में। ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ रही है आपको जो है? Yes. और दूसरा ये चीज कि आपने टाइम देखा, ये तो आपने ग्राउंड के फ्रेम में देखा, देखो ये आपने देखा बी के फ्रेम में, बी के रेस्पेक्ट में आपने टाइम कैलकुलेट किया, आपने बी से फोन लगा के पूछा कि बताओ भाई कितनी देर में मिल गया ये तुम्हें, तो बी ने कहा जी 4 सेकंड में, यानी कि बी के फ्रेम में टाइम की कैलकुलेशन है ये। और दूसरे अप्रोच में आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा कि भाई कितना टाइम लगा इन दोनों को मिलने में, तो आपने यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े एक आदमी से फोन लगा के पूछा कि भैया बताना जरा कितनी देर में ये दोनों मिल गए, तो वो भी आंसर कितना दे रहा है 4 सेकंड। यानी कि टाइम दोनों ही फ्रेम में सेम आ रहा है, यानी कि ए और बी का मिलना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes. अब बताइए इधर नेक्स्ट, यहां आप रिलेटिव मोशन को अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है h हाइट पर, इसको मैंने 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और एक पार्टिकल यहां पर है, इसको मैंने 4 मीटर पर सेकंड से नीचे से ऊपर फेंक दिया। तो आपको ये बताना है कि अगर ये 80 मीटर है तो कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इन दोनों का एक दूसरे को क्रॉस करना कितनी देर बाद होगा। तो ये एक इवेंट है,
ए और बी का आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना, दिस इज एन इवेंट। और अब इस इवेंट को होने में टाइम कितना लगा, तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन टाइम। तो या तो हम ग्राउंड पे खड़े होकर एक आदमी से पूछें कि भैया घड़ी देख के बताओ कितनी देर बाद ए और बी आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो एक तो वो घड़ी देख के टाइम बताएगा, और थ्योरेटिकली भी अगर उससे हम कहें घड़ी नहीं है उसके पास, हम कहेंगे कैलकुलेट करके बताओ, तो वो कैसे बताएगा कैलकुलेट करके बताओ, हाउ ही विल टेल द टाइम, कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। 40 हाँ जी, नहीं 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 80/6 80/6। Yes, sir. देखो वो ग्राउंड पे खड़ा आदमी एनालिसिस कैसे करेगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम में एनालिसिस कैसे की जाएगी, है ना। उसे नहीं पता कुछ रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो वो तो ये कहेगा कि देखो मान लो ये दोनों बीच में कहीं मिल रहे हैं इधर किसी टाइम टी नॉट पर, तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इन दोनों का जो सम है वो 80 के इक्वल आना चाहिए, यही कहेगा ना। यस सर Yes, sir. और एसबी को अब क्या लिखेगा, वो ध्यान से देखो, एसबी को यूबी इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लाइक दिस। और एसए को क्या लिखेगा, यूए इंटू टी नॉट प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये दोनों बात समझ आई आपको, बताइए। यस सर Yes, sir. ये बात समझ आई, कोई दिक्कत इसमें, कंफ्यूजन? नो सर नो। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये फाइनली कितना बना, यूबी प्लस यूए इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 80। तो टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 80 अपॉन यूबी प्लस यूए। तो ये कितना बना आपका, बताइए। Sir, 6. 80/6 80/6, ठीक है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसके लिए आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम बात करें थोड़ा सा साइन के साथ इस चीज को लिखने का, ठीक है ना। अगर हम इसको साइन के साथ थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप देखो यहां पर आपने माइनस जी लिया है इसके लिए, और ऊपर वाले के लिए प्लस जी लिया है ना। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसीलिए ऊपर वाले के लिए आपने प्लस जी लिया है, और नीचे वाले की वेलोसिटी है, ऊपर एक्सेलरेशन है नीचे, तो ए यहाँ पर आपने माइनस जी लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने कैलकुलेशन की तो ये रिजल्ट मिला आपको, ठीक है। अब जरा आप इसी क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहां पर ये बी था और यहां पर ये ए है, इसको फेंका नीचे यू ए से और इसको फेंका ऊपर यू बी से, ठीक है ना। अब मैं ये प्रॉब्लम करना चाह रहा हूं कि ये ए और बी आपस में कब मिलेंगे। तो मैं बी को रेस्ट में मान लेता हूं, अज्यूम बी इज इन रेस्ट। तो फिर मुझे ये पता करना है कितनी देर बाद ए इस बी से मिलेगा आगे। तो अब मैं सारी चीजें ए की किसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा, बी के रेस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, acceleration of a with respect to b, and displacement of a with respect to b। तो जब आप ये सारी चीजें b के रेस्पेक्ट में लिखने जाओगे तो आप बताइए यू ए बी कितना मिलेगा, यू ए माइनस यू बी। और यू ए कहाँ है, नीचे, यू ए कहाँ है, नीचे, तो उसको मैंने लिख दिया माइनस, पिछले क्वेश्चन में क्या थी वैल्यू 2, तो इसको मैंने लिख दिया -2। और यू बी कहाँ है, ऊपर, तो माइनस करके यूबी को जो वैल्यू थी दैट इज 4, तो उसको मैंने लिख दिया 4। तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये कितना आया -6। यानी कि बी को, अब ये ए बी अगर हम रेस्ट में मान लें तो अब उसको ये ए अपनी तरफ किस स्पीड से आता हुआ दिखेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर?
बोलो। Yes. Yes, sir. और एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा, तो आप इसको लिखोगे ए माइनस ए बी। तो ए का एक्सेलरेशन आप प्लस जी लेंगे और बी का एक्सेलरेशन, अब आप यहां पर देखिए जरा ध्यान से, जब आप रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखें कि दोनों ही केस में जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, हियर इट इज इन वेक्टर फॉर्म, तो अल्टीमेटली इन दोनों का ही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और वो जी के इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. जब कोई बॉडी हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कहां होता है, नीचे की तरफ। यानी कि इन दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल आपस में सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये क्या आने वाला है आपका, 0। इज दैट क्लियर? बताइए। Yes, sir. तो फिर एस ए बी जब आप लिखेंगे, और एस ए बी कितना आएगा, बी तो रेस्ट में है, तो बी के रेस्पेक्ट में ये ए कहाँ आ रहा है, नीचे। नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस एच। तो अब जब आप इस पे ये तीनों पैरामीटर लिख चुके हैं और अब रिलेटिव मोशन की इक्वेशन आप लगाएंगे, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टाइम को क्या ऐसे लिखना चाहिए मुझे बताओ, No, sir. क्योंकि टाइम कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालें चाहे किसी और के रेस्पेक्ट में निकालें, टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। तो अब एस ए बी की जगह मैं लिखूंगा माइनस एच और यू ए बी की जगह अब मैं लिखूंगा -6 इंटू टी। ये तो आपका क्या हो गया, 0। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा h/6 और h आपका कितना है, 80/6। तो आप ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड के फ्रेम में एनालिसिस थी और ये रिलेटिव मोशन में। ये तो मैंने इतना लिख के बता दिया आपको, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर अब आप क्या कर सकते थे कि भाई इसमें ग्रेविटी में ए का कोई रोल ही नहीं है, तो अब आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड निकालो बस, ए का कोई रोल नहीं है। तो यहां से सीधा आपका आंसर कितना आ जाता, 4 + 2 दैट इज 6। ठीक है, तो दोनों इवेंट, सेम इवेंट का जो आंसर है वो दोनों ही फ्रेम में क्या आ रहा है आपका, सेम। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देता है इसमें और कि टाइम के साथ साथ ये भी पूछ देता कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल मीट, फिर कैसे करेंगे। आपसे ये भी कह दिया जाता साथ ही साथ कि ये जहां पर मिल रहे हैं ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, तो फिर से वो आपको कहां खींच के लेके आ रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में। ये सुनो, Yes. तो फिर आप ग्राउंड के फ्रेम में आ जाएंगे और कहेंगे कि बी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ub इंटू टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो ग्राउंड से बी की जो हाइट बनेगी दैट इज सपोज वो स्मॉल h डैश है और ub आपका था 4 और कितनी देर बाद वो कोलिजन करे, तो दैट इज 80/6 और ए बी आपका नेगेटिव में आ जाएगा -1/2 g टी स्क्वायर, 80/6 का स्क्वायर। क्या ये समझ आया बेटा आपको, बताइए जल्दी सभी लोग, ये सुनो। Yes, sir. चलिए Yes, तो आज हम ज्यादा आपको लंबी क्लास में नहीं खींचेंगे। हमने जो आज सीखा बस वो लेट मी समराइज यू, वो ये सीखा आपने कि एक तो लेट मी समराइज फ्यू पॉइंट्स और उसके बाद फिर आप लोग जाइए और क्वेश्चंस ट्राई करिए। मैं आज आपको एक नोट्स आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल दिए हैं उनको पढ़िए समझिए, डिटेल में वो एक्सप्लेन्ड है, तो उनको समझ के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हमने आज ये सीखा पहली चीज तो कि इसका क्या मतलब है, VAB का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। फिर हमने ये सीखा कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो VA माइनस VB ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर ये जो वेलोसिटीज हैं वो एक कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और वो कॉमन फ्रेम इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक, फिर हमने अर्थ के बारे में सीखा कि अर्थ आपका कैसा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। ठीक है, और उसमें डिस्कशन किया हमने कि क्यों अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। देन फिर हमने तीसरी चीज जो सीखी दैट इज कि फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी केवल क्या है आपकी टाइम, बाकी सभी चीजें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सभी फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रिलेटिव मोशन के इन 1D। अब इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, खूब सारे न्यूमेरिकल ट्राई करिए और उन सभी न्यूमेरिकल्स को फंडामेंटली सोचिए। ज्यादा मॉडल मैंने अभी खुद ही इसलिए नहीं कराया आपको क्योंकि फिर आप मॉडल रिपीट करने लगते हो। आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड थ्योरी थी वो अब आप जानते हो, ठीक है, और अब इसी थ्योरी को बार बार यूज करके कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो आज मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।